Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting 2 topics daily, maybe 2 chapters or maybe 1 chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. Today we are going to start with the chapter Indigo, right? बेटा इंडिगो पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि इंडिगो की थीम क्या है. अगर आपको इंडिगो की थीम समझ में आ जाएगी तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा. जब ब्रिटिश इंडिया में थे तब इंडियंस का हाल क्या था? बुरा था. क्यों बुरा था? क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए ज़्यादा लड़ते नहीं थे, वो सप्रेस्ड हो गए थे. वो सप्रेस्ड हो गए थे, अपने राइट्स के लिए लड़ नहीं पाते थे. कोई फ्रीडम नहीं था उनको काम करने, खुद से काम करने का फ्रीडम नहीं. कोई उनके पास खुद से काम करने का फ्रीडम नहीं था. खुद से काम करने का फ्रीडम नहीं था तो वो क्या बन गए थे ब्रिटिशर्स के ऊपर? स्लेव्स या फिर डिपेंडेंट. हमारे को अगर ये चैप्टर करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि जो पीजेंट्स थे, रिच इंडियंस की हम बात नहीं कर रहे, हम राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहे, हम एक कॉमन मैन, एक पीजेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, पीजेंट्स का हाल कॉमन मैन से भी बदतर था. बदतर मतलब वेरी बैड, इवन वर्स देन द कॉमन मैन. पीजेंट्स में सेल्फ रिलायंस नहीं थी, वो डिपेंडेंट थे, वो ब्रिटिश से बहुत ज़्यादा डरते थे, उनमें यूनिटी नहीं थी. राइट? तो गांधी जी जब चंपारण आए तो उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था? ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. नहीं, वर्किंग प्रिंसिपल इज नॉट नॉन कोऑपरेशन. नॉन कोऑपरेशन इज अ मूवमेंट. प्रिंसिपल क्या था? वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि वो काम कैसे करते थे, वो काम, उनके काम करने के पीछे कारण क्या था, वो उनकी सोच क्या थी, वो काम क्या, मतलब उनकी सोच क्या थी कि बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है. हम वो सिर्फ वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स को गलत साबित करके उनके पैसे वापस करा दे, क्या यही इनका वर्किंग प्रिंसिपल था? तो फिर उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था? जो प्रॉब्लम की जड़ है, प्रॉब्लम नहीं ख़त्म करना, प्रॉब्लम की जड़ को ख़त्म करना. मेरे पेट में दर्द हुआ, मैंने दवाई ले ली, दर्द ख़त्म हो गया. उससे जो जिस कारण से मेरे पेट में दर्द हुआ, क्या वो कारण सही हुआ? नो. उसके लिए तो मुझे प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा. अगर स्टोन्स है तो मुझे स्टोन्स रिमूव करवाने पड़ेंगे, वो इलाज करना. गांधी जी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या था? प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना, ऊपरी तौर पे उसको डेसिमेट ख़त्म करना नहीं. डेसिमेट मतलब ख़त्म करना, ऊपर से उसको आई वॉज डूइंग द चैप्टर इंडिगो और फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर. थीम अंडरस्टैंड करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि गांधी जी के वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या थे. गांधी जी का जो काम करने का तरीका था वो ऊपरी तौर पे काम नहीं करते थे, वो किसी भी काम को जड़ से ख़त्म करना चाहते थे. चंपारण आके शेयर क्रॉपर्स को पैसे दिलवाना उनका मकसद नहीं था. उनका मकसद था कि ये जो प्रॉब्लम जिस कारण से हुई है उस कारण को मैं ख़त्म करूं. अब चंपारण में जो प्रॉब्लम हुई थी वो प्रॉब्लम क्या थी? वो क्या कारण क्या था प्रॉब्लम का? पीजेंट्स को हक क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं थी, वो ब्रिटिश से डरते थे, वो सेल्फ रिलायंट नहीं थे. यस और नो? गांधी जी का एम था कि मैं एक ऐसा इंडियन बनाऊं. उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल था, यस, टू क्रिएट, टू डेवलप एंड सच एन इंडियन हु इज़ फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश,
who is self-reliant and who is united. ठीक है, उनका ये मकसद था, उनका ये वर्किंग प्रिंसिपल था. काम करते कैसे थे वो हो जाएगा नॉन वायलेंस से. काम करते कैसे थे, वो किसी को लड़ाई झगड़े में इंसाइट नहीं करते थे, नॉन वायलेंस से वो काम करते थे. बट उनकी सोच, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इसके पीछे सोच क्या है, वर्किंग मैकेनिज्म, उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. सोच है कि प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है. जड़ से ख़त्म कब होती, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टू क्रिएट अ इंडियन हु इज़ यूनाइटेड, to create an Indian who is self-reliant and to create an Indian who is free from the fear of the British. तो आपको थीम्स भी मिल जाती है, ये तीनों थीम्स भी हैं हमारी, और ये तीनों हमारे गांधी जी के वर्किंग प्रिंसिपल्स में भी आ जाते हैं. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, वन टू मोर थिंग्स आई नीड टू एक्सप्लेन. द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड सत्याग्रह मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन कह लो या सिविल डिसोबीडियंस कह लो, इसका मतलब क्या होता है. नॉन कोऑपरेशन, after understanding principles you need to understand the two movements that were started by Gandhiji, that is non-cooperation or the civil disobedience movement. This is one movement, and the second movement was Satyagrah movement. बेटे मोमेंट और मूवमेंट दोनों में क्या फ़र्क है. MOMENT मोमेंट एंड MOVEMENT मूवमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है. मोमेंट मतलब मोमेंट, MOMENT मोमेंट का मतलब होता है एक पल. मूवमेंट कोई पूरा एक वो पूरा बनाना, सबको साथ लेके चलना, इट्स अ लॉन्ग मूवमेंट, राइट. व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो, आप मुझे इसका मतलब बताओ. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मतलब जैसे तुम लोग टीचर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो. टीचर ने 9 o'clock का टाइम दिया है तो हम 9:20 पे आ रहे हैं. इज दिस कोऑपरेशन? नो. ब्रिटिशर्स ने कुछ बोला क्योंकि वो इंडियंस के डिग्निटी के अगेंस्ट था, इंडियंस के हक के अगेंस्ट था, तो गांधी जी ने बोला कि हम ब्रिटिशर्स का हुक्म नहीं मानेंगे. दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. देन व्हाट इज सत्याग्रह मूवमेंट. सच बोलकर विक्ट्री ऑफ ट्रुथ. सत्याग्रह मूवमेंट होता है विक्ट्री ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जीत. सत्याग्रह समझ में आ गया. अगर आपको ये दो मूवमेंट समझ में आते हैं तो आपको आगे समझ में आना चाहिए कब कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ, कब वो मूवमेंट ख़त्म हुआ. नॉन कोऑपरेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ था. जब गांधी जी को रिटन नोटिस आया था चंपारण में कि यू हैव टू क्विट चंपारण, तब उन्होंने उस पर लिख के भेजा था कि मैं नहीं जाऊंगा. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. और ये मूवमेंट की जीत कब हुई थी. नहीं, इसकी जीत तब हुई थी जब उनके अगेंस्ट ये जो केस था, चंपारण छोड़ के ना जाने का जो केस था, वो कोर्ट को ड्रॉप करना पड़ा, है ना. उनको कुछ दिन बाद लेटर आई थी कि आपके अगेंस्ट जो केस है वो छोड़ दिया गया है, वो ड्रॉप कर दिया गया है. दैट वाज द विक्ट्री ऑफ द नॉन कोऑपरेशन और द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये लिख लो क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आता है कौन सा मूवमेंट कब शुरू हुआ और कौन सा मूवमेंट कब ख़त्म हुआ. सत्याग्रह का मूवमेंट शुरू हुआ था जब पीजेंट्स कोर्ट रूम के बाहर आके खड़े हुए थे. वो अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आए थे. यहाँ पे सिर्फ सत्याग्रह मूवमेंट शुरू नहीं हुआ था. दिस वॉज द पॉइंट वेयर दे हैड अटेन्ड फ्रीडम फ्रॉम फियर.
3 चीज़ें उनको चाहिए थी ना, सेल्फ रिलायंस, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड यूनिटी. येस और नो? फ्रीडम फ्रॉम फियर उस पॉइंट पे मिला था जब पीजेंट्स कोर्ट के बाहर आए थे गांधी जी की सपोर्ट में. दैट वॉज ऑल्सो द स्टार्ट ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट. ये आपको दोनों बातें समझ में आ गई हैं, राइट? और सत्याग्रह मूवमेंट की जीत कब हुई थी? जब ब्रिटिश को मानना पड़ा था कि उन्होंने गलत किया है, जब उनको रिफंड देना पड़ा. दैट वॉज द मोमेंट दैट द मूवमेंट वॉज वन. 25% हाँ जी, आपको ये 3 बातें समझ में आ गई. गांधी जी का वर्किंग प्रिंसिपल और थीम, एंड सेकेंड इज नॉन कोऑपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये बातें क्लियर हैं? देन आई विल स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर. कोई क्वेश्चंस हैं किसी को? यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे हो? कौन सा? सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बेटा जब पीजेंट्स गांधी जी की सपोर्ट में कोर्ट के बाहर आए थे. वो उस टाइम पे सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत हुई थी. नहीं, ईयर तो बेटा इट वाज 1917. 1916 दिसंबर में लखनऊ में एनुअल कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. जो अभी भी कांग्रेस पार्टी है, उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी भी वही थी. जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये सब उस पार्टी के मेंबर्स थे, राइट? उनका एनुअल कन्वेंशन मतलब एनुअल मीटिंग थी लखनऊ में. इट वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1916, राइट? अब उस कन्वेंशन पे राजकुमार शुक्ला पहुंचे थे. इम्पॉर्टेंट इस मूवमेंट में, इस पूरे चैप्टर में हीरो कौन है, प्रोटैगनिस्ट कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? यस, इट इज राजकुमार शुक्ला. इट इज नॉट गांधी जी, इट इज नॉट द पीजेंट्स, इट इज नॉट द लॉयर्स, राइट? The most important person in this story is राजकुमार शुक्ला. राजकुमार शुक्ला कौन थे? He was a poor peasant. हड्डियाँ निकली हुई थी, रोटी खाने को नहीं था, बहुत गरीब, कपड़े फटे पुराने, बहुत बुरी हाल में वो लखनऊ आया था. ठीक है. अच्छा, इससे पहले इतना समझ लो इंडिगो के बारे में. इंडिगो इज़ अ स्मॉल पार्ट. इंडिगो पूरी कहानी नहीं है. इंडिगो इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये जो किताब थी ये लुइस फिशर ने लिखी थी. लुइस फिशर इस किताब को लिखने के लिए गांधी जी का इंटरव्यू लेने गया था, और ये एक्सट्रैक्ट उसका एक छोटा सा इंटरव्यू का छोटा सा पार्ट है, राइट? ओके, आई वॉज एट द कन्वेंशन. राजकुमार शुक्ला वहाँ पे आए. राजकुमार शुक्ला इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस चैप्टर. वाई? बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स. उनकी कोशिशें थी कि चंपारण में इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया, चंपारण के पीजेंट्स को अपना हक मिला. उसकी ही कारण थे कि ब्रिटिश को कुछ सालों बाद चंपारण छोड़ के जाना पड़ा. वो राजकुमार शुक्ला थे. अगर आपने मूवी लगान देखी है, राइट, दैट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस चैप्टर. उसमें उन्होंने क्रिकेट का मैच डाला है कि क्रिकेट का मैच था वॉज द रीज़न दैट दीज पीपल लेफ्ट चंपारण, बट एक्चुअली दिस इज़ द एक्चुअल इंसिडेंट. ये जो इंडिगो इंसिडेंट है, दैट इज़ द एक्चुअल इंसिडेंट जहाँ पे ब्रिटिश की हार हुई थी, और वो ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, एंड दे हैड टू लीव चंपारण. ओके, अब गांधी जी के पास राजकुमार शुक्ला है. वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आए कि हमारे को प्रॉब्लम है, आप मेरे गांव चलो मेरे साथ और मुझे ये प्रॉब्लम से रिलीफ करो. गांधी जी ने हाँ बोला या ना बोला? बाय. He said, I don't have time. I am too engaged. मेरे पहले से प्रायर कमिटमेंट्स हैं. इनविटेशन याद है? I cannot attend due to prior engagement.
So he also said the same thing, I have prior engagements, I cannot attend. But Rajkumar Shukla क्या थे? Determined, resolute, persistent. उन्होंने हार नहीं मानी, ही persevered, वो लगे रहे. जहाँ जहाँ गांधी जी जा रहे थे वहाँ वहाँ पे उन्होंने उसका पीछा किया. इस हद तक पीछा किया कि फाइनली गांधी जी को उनको हाँ करनी ही पड़ी. देवर कहाँ पे था, 1 minute. Vocabulary for Rajkumar Shukla is tenacious, TENACIOUS. ये आपकी बुक में है, tenacity, TANACIOUS. He was tenacious. Tenacious का मतलब होता है पीछा ना छोड़ना, पकड़ के रखना. जब तक वो प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व ना कर दो उसमें लगे रहना, चाहे आपको दिन रात एक करना पड़े. उन्होंने भी वही किया था. फाइनली गांधी जी को मानना पड़ा. उन्होंने बोला फलाने तारीख को तुम आना और मुझे कलकत्ता से आकर ले जाना. ठीक है. अब अपॉइंटेड तारीख पे शुक्ला जी गए कलकत्ता और गांधी जी उनके साथ चल पड़े. सबसे पहले वो गए थे पटना इन बिहार. वहाँ पे गए थे राजेंद्र प्रसाद के घर में. राजेंद्र प्रसाद, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट फ्री एट द टाइम, सो राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट द प्रेजिडेंट of India. He was the president of the Indian National Congress and later on he became the president of India. ठीक है. सेम राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए बट वहाँ पे राजेंद्र प्रसाद नहीं थे. बट उनके सर्वेंट्स ने अक्सर राजकुमार शुक्ला को राजेंद्र प्रसाद के घर में देखा था, के साथ देखा था, उसको तंग करते हुए, पेस्टर करते हुए, सवाल करते हुए, मदद मांगते हुए. तो उन्होंने उसको वहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी. अब राजकुमार शुक्ला कौन थे? पीजेंट थे. व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड पीजेंट? देखो, वी हैव टू फॉलो द द एटिकेट्स ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग. तो हम उनके लिए अनटचेबल्स और ये शूद्र जाति और ये सब चीज़ें नहीं बोलते हैं क्योंकि ये लीगली भी गलत है बोलना, राइट? बट पीजेंट्स का मतलब होता है द पीपल हु वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स. जो लेबर कास्ट होती थी उसको अनटचेबल बोला जाता था क्योंकि वो लोग हाथ से सारे काम करते थे एंड इट वाज बिलीव्ड दैट दे वर अनहाइजीनिक पीपल. तो उनको उनसे बीमारी ना कुछ हो जाए. तो ये कई ज़्यादा एक्सट्रीम्स में चला गया था और इसीलिए अनटचेबिलिटी बहुत बढ़ गई थी. नाउ राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीजेंट. तो जो बंदा उसके साथ ट्रैवल कर रहा है वो ऑटोमेटिकली कौन हुआ? पीजेंट. सेकेंड रीज़न गांधी जी को पीजेंट समझने का क्या था? द क्लोथ्स ही वॉज वेयरिंग, राइट? ही नेवर वोर अ कुर्ता, ही वॉज ऑलवेज वेयरिंग अ खादी धोती. तो वो भी एक पीजेंट अटायर ही हुआ जहाँ पे आप शर्ट वगैरह नहीं पहन के घूम रहे हो, आपने सिर्फ गले में गमछा लटकाया हुआ है. तो उनको लगा कि गांधी जी भी एक पीजेंट हैं. उन्होंने उनको वेल में से पानी निकालने नहीं दिया. क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी. उनको ये था कि अगर पानी निकालते हुए बाल्टी से थोड़ा सा पानी वेल में गिर गया तो वो वेल सारा कंटामिनेटेड हो जाएगा. उन्होंने ना बाल्टी को छुआ है ना पानी को छुआ है, सिर्फ स्ट्रिंग से बाल्टी को खींचना था. तो भी आपको बामा के साथ ये कनेक्शन करना है यहाँ पे. इफ़ यू रिमेंबर स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड, है ना, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें था वी टू आर ह्यूमन बींग्स. तो बामा के साथ भी यही था कि अगर वो उस पैकेट को पकड़ेगा तो अंदर के वडाइस कंटामिनेट हो जाएंगे. यहाँ पे वो स्ट्रिंग से पानी खींच रहा था तो भी बाल्टी और बाल्टी का पानी कंटामिनेट होएगा और वो पानी वेल में गिर गया तो पूरा का पूरा वेल भी कंटामिनेट हो जाएगा. समझ में आया? आपको ओवर द चैप्टर्स, क्रॉस ओविंग द चैप्टर्स भी आपको आएंगे. दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपको अनटचेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है. तो आपको पता होना चाहिए, बामा की भी कहानी पता होनी चाहिए
और यहाँ पे पीजेंट्स और राजकुमार शुक्ला की भी कहानी पता होनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में 2 प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन हुई है, हमें बताया गया है कि ये प्रॉब्लम है बट उसका कोई सल्यूशन नहीं है, राइट। फर्स्ट इज अनटचेबिलिटी एंड सेकेंड वॉज पावर्टी। पावर्टी जब आएगा दैट टाइम वील डिस्कस इट। तो इसमें सिर्फ उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में जिक्र किया है बट उसको प्रॉपरली डिस्कस करके सल्यूशन नहीं दिया गया है। इट इज़ जस्ट सेड दैट दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल बिकॉज उनको लगता था कि पानी गिर जाएगा तो वेल कंटामिनेट होगा। सेकेंड प्रॉब्लम यस, वहाँ पे जब राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले तो उसके बाद वो लोग गए मुजफ्फरपुर, राइट। चंपारण उनका फाइनल डेस्टिनेशन था बट बिकॉज राजेंद्र प्रसाद उनको नहीं मिले थे पटना में तो वो पटना से मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। हाँ जी पीयूष। हाँ जी बेटा जी, नो प्रॉब्लम्स। मुजफ्फरपुर में अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, दैट इज द हेल्प एक्सटेंडेड टू गांधी जी बाय 2 इंडियंस, प्रोफेसर मलकानी एंड प्रोफेसर कृपलानी। अब इसमें कौन सी बड़ी बात थी, सारे इंडियंस ही गांधी जी की हेल्प कर रहे थे, तो प्रोफेसर मलकानी और प्रोफेसर कृपलानी ने ऐसा क्या किया था? वो तो था बेटा, देखो मैं नामों में बड़ी कंफ्यूज होती हूँ तो मैंने तो एक निमोनिक्स बनाया हुआ है A to Z बोलते हुए K पहले आता है, तो प्रोफेसर कृपलानी स्टेशन से लेने आए थे और M बाद में आता है, तो गांधी जी प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहे थे। दिस इज़ नॉट द हेल्प दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं कह रही हूँ ये हेल्प इतनी अद्भुत क्यों थी, इतनी वंडरस क्यों थी, इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों थी? प्रोफेसर का मतलब जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। हु ओन्ड द कॉलेजेस? कॉलेज किसके थे? इंडियन गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। तो प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी के बॉस कौन थे? इंडियन बॉस थे कि ब्रिटिश बॉस थे? अब वो मदद किसकी कर रहे थे? गांधी जी की लड़ाई किसके साथ थी? मतलब आप अपने बॉस के अगेंस्ट ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हो। यस और नो? उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती थी, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए उनकी इस कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट किया गया है, राइट कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ दे सपोर्टेड एन इंडियन रेवोल्यूशनिस्ट। ये लिख लो क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता है। Why is the support of Professor Malkani and Professor Kriplani so significant? इसका आंसर आप आगे पीछे जो भी लिखना चाहो लिख लो, बट क्रूशियल आंसर है इन स्पाइट ऑफ बीइंग। इन स्पाइट ऑफ 3 डिफरेंट वर्ड्स हैं। आपकी आदत है आप इन स्पाइट को 1 वर्ड करके लिखते हो। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ब्रिटिश एम्प्लॉयज, EMPLOYEES, in spite of being British employees, they supported Gandhi ji hyphen an Indian revolutionist who was fighting the British. कोई बात नहीं, वो अपने हिसाब से लिख रहा है। Who was fighting the British? तुम लिख भी नहीं रहे हो गगन, वो फिर भी लिख रहा है। ओहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई डोंट रिमेम्बर नेम्स। नितिन जी बेटा चुपचाप या तो नोट्स लिख लो या जो जैसा लिख रहा है उसको लिखने दो, चाबी अंदर रखो। The British, Gandhi ji was an Indian revolutionist who was fighting the British.
इसीलिए इतनी अद्भुत बात थी। उनका इस टाइम पे गांधी जी को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बताओ क्या हुआ? मुजफ्फरपुर में जब हर तरफ एक हर जगह तहलका मच गया कि गांधी जी मुजफ्फरपुर आए हैं पीजेंट्स की मदद के लिए, और हज़ारों लॉयर्स गांधी जी से वहाँ मिलने आए। अब वहाँ पे लॉयर्स की कौन सी बात है जो गांधी जी को बहुत बुरी लगी? यस, गांधी जी को जब पता चला कि ये जो बेचारे ऑलरेडी ब्रिटिश के सताए हुए हैं, ब्रिटिश ने इनकी इतना इनको परेशान किया है, उसमें इंडियन भाइयों ने भी, इनके खुद के इंडियन ब्रदर्स ने भी इनसे इतने ज़्यादा पैसे ऐंठ रहे हैं, इतने पैसे उनसे डिमांड कर रहे हैं कि उन्होंने तो उनकी कमर ही तोड़ दी। और उन्होंने लॉयर्स को इस बात के लिए बहुत डांटा। द वर्ड यूज्ड इन योर टेक्स्ट डांटने के लिए है चाइडेड, चिडेड नहीं, चाइडेड, CHIDED, चाइडेड, रेप्रिमांडेड, या फिर सिंपल इंग्लिश स्कोल्डेड। अगर आपको नहीं याद रहता है चाइडेड और रेप्रिमांडेड तो आप स्कोल्डेड लिख दो, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। किसी को चाइडेड की जगह स्कोल्डेड लिखोगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट? ये तो सिर्फ उम्मीद होती है कि आप अपने लिए बेटर इंग्लिश, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओगे, इसलिए आपको थोड़े वर्ड्स डिफ़िकल्ट दे देते हैं। इफ़ यू कांट रिमेंबर यू सिंपली यूज़ द टर्म स्कोल्डेड, ठीक है? और उनकी ये बात सुन के उन्होंने बोला कि कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब कोर्ट जाने का फ़ायदा क्यों नहीं है? कोर्ट नहीं जाएंगे तो पीजेंट्स को जस्टिस कहाँ से मिलेगा? कोर्ट जाने का फ़ायदा क्यों नहीं था? क्योंकि प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी, प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व नहीं होगी। उनके अंदर का डर, जो यूनिटी वो देख रहे थे, पीजेंट्स और लॉयर्स में यूनिटी नहीं है, इंडियंस में यूनिटी नहीं है। वो प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बाद भी डिसयूनिटी रहता। पीजेंट्स ब्रिटिश से डरते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी डर उनका कायम रहता। पीजेंट्स सेल्फ रिलायंट नहीं है, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो वो तब भी सेल्फ रिलायंट नहीं होते। तो उन्होंने कहा कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक हमारे को कोर्ट से न्याय मिल भी गया तो उसका कोई फ़ायदा लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। समझ में आ गया? तो मुजफ्फरपुर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 थिंग्स। One is, why is the contribution of Professor Kripalani and Malkani important? And secondly, वहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? पहले लॉयर्स को डांट लगाई फॉर चार्जिंग हाई फीस, और सेकंड डिसाइड किया कि कोर्ट में ये केस लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा बर्बाद करना होगा। ब्रिटिश के साथ भी देके पैसे बर्बाद किए और लॉयर्स को इतनी हाई फीस देके भी पैसे बर्बाद हो रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या थी? उनको वहाँ जाके प्रॉब्लम भी पता चली। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ यू से प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपिंग। शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, प्लीज़ समझो, शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम नहीं थी। शेयर क्रॉपिंग का जो लीज, जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, ये बहुत पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, कई सालों पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, राइट? ये कोई 1 आधा साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उनके लिए ये मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट था, आसान नहीं था इसके टर्म्स पूरे करना, बट वो समझौता कर चुके थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जितना भी उनका लैंड था, जो भी उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड दिया था, उसका जो 15% एरिया है वो इंडिगो फार्मिंग होगा, राइट? बाकी 85% में वो जो मर्जी क्रॉप उगा सकते हैं। अब इसमें अगर आप एक ही ज़मीन पे 2 तरह के क्रॉप्स उगाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फर्स्ट, इंडिगो फर्टिलिटी ख़त्म करता था सॉइल की। सेकंड, बेसिक प्रॉब्लम है कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग मैन्योर,
अलग अलग इरिगेशन प्रोसेस, अलग अलग उसका रीपिंग प्रोसेस, हार्वेस्टिंग प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है कि 2 क्रॉप्स को इकट्ठे संभाला जाए। बट समझौता करके वो ये प्रॉब्लम के साथ चल रहे थे। उनको इस प्रॉब्लम से, इस अरेंजमेंट से प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कब हुई? जिन्होंने इंडिगो लेना जब मना कर दी। वेरी गुड नितिन, यस, जर्मनी ने जब सिंथेटिक इंडिगो डिस्कवर किया, प्रॉब्लम तब अराइज हुई। ऑलवेज रिमेंबर, जो प्योर होता है ना वो हमेशा एक्सपेंसिव होगा। जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियल या मैन क्रिएटेड होता है वो सस्ता होता है। जो डायमंड खान से मिलता है, माइंस में से मिलता है, वो लाखों रुपए का होता है, राइट? बट वही माइन को अमेरिका ने मैन्युअली मशीन्स के थ्रू बनाना शुरू कर दिया। उसको अमेरिकन डायमंड बोला जाता है। क्या वो भी लाखों में मिलता है? नो, वो हज़ारों में मिल जाता है। 500,000 के वो आराम से डायमंड्स मिल जाते हैं। आजकल वही रिंग्स पे लगे हुए होते हैं, राइट? जिसको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो सिंथेटिक इंडिगो और प्योर इंडिगो का भी वही फ़र्क था। ब्रिटिशर्स को पावर और पैसे से मतलब था। सही गलत, फेयर अनफेयर से कोई मतलब नहीं था। अब जब उनको पता चला कि सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गया है जो प्योर इंडिगो से बहुत सस्ता है, तो उनको अपना पैसा क्या नज़र आया? बढ़ता हुआ नज़र आया या ख़त्म होता हुआ नज़र आया? ख़त्म होता हुआ नज़र आया। अब वो फेयर तो थे ही नहीं, है ना? उनमें था ही नहीं कि हम एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करें, सही बात करें। उन्होंने सोचा कि हमारा प्रॉफिट लॉस नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक चाल चली। चाल इज़ ट्रिक। उन्होंने फार्मर्स को, पीजेंट्स को बोला कि हमें पता है कि तुम्हारे को शेयर क्रॉपिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम तुम्हें ऑफ़र दे रहे हैं कि तुम पूरा लैंड ले लो और हमारे को उस लैंड के बदले एक अमाउंट ऑफ मनी दे दो। ये जो पैसे थे ये कम नहीं थे, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। बट कई फार्मर्स मान गए। क्यों? वो रिच थे, उनके पास पैसे थे, और अगर शेयर क्रॉपिंग की से उनकी जान छूटती है तो उनको लगा कि हाँ चलो ये एक अच्छा डील है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम आई विद पीजेंट्स लाइक राजकुमार शुक्ला who could barely make ends meet. Barely make ends meet is an idiom. इसका मतलब है कि वो अपने गुजारे के लिए भी कमा नहीं पाते थे। बहुत मुश्किल से उनका गुजारा होता था। जितना उनका अनाज बेचने के बाद उनको पैसे मिलता था, उससे उनका पूरे साल भर का गुजारा जो था वो बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से वो 2 वक्त का भरपेट खाना खा पाते थे। ऐसे पीजेंट्स को एक इतना बड़ा अमाउंट ब्रिटिश को देना आसान नहीं था, राइट? तो उन्होंने लॉयर्स का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने ब्रिटिश को मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, हम शेयर क्रॉपिंग करेंगे। अब ब्रिटिश एक्सेप्ट कर सकते कि थे कि वो शेयर क्रॉपिंग करे, वो तो उनकी चाल थी। तो उन्होंने इन पीजेंट्स को पिटवाया। थग्स, THUGS, थग्स मतलब गुंडे। उन्होंने उनके घर पे गुंडे भिजवाए, उनकी मार पिटाई करी। उनके घर में जो भी सामान था, बैल थी या हार्वेस्टिंग का सामान था या बर्तन थे या जो कुछ भी था, हल कुल्हाड़ी, जो कुछ भी इम्प्लीमेंट्स होते हैं फार्मिंग के, वो सब ले गए पैसों की जगह पे, राइट? और उनके ऊपर थ्रेट भी रहा वैसे का वैसा कि अगर हमारे बाकी के पैसे रिटर्न नहीं किए तो तुम्हारे को जान से मार देंगे। अब इस कंडीशन में जब उनके पास अब घर में खाने को नहीं है, सब कुछ ब्रिटिश ले गया है, वो इंडियन लॉयर्स के पास गए। तो इंडियन लॉयर्स ने क्या इनके साथ और बुरा किया? हम तुम्हारा केस तब लड़ेंगे जब तुम हमें पैसे दोगे। पैसे होते तो वो ब्रिटिश को ना देते थे, राइट? उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब इस जंजाल से निकलने का और कोई तरीका नहीं था, इसीलिए राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए थे कि आप ही हो जो हमारे को बचा सकते हो। आपको पूरा वो कहानी समझ में आ गया? कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई और कहाँ तक वो क्यों गांधी जी के पास पहुँचे, राइट?
अब मुजफ्फरपुर में गांधी जी को किसकी कहानी सुनने को मिली? गांधी जी वॉज फेयर और वॉज ही लाइक द ब्रिटिश? ही वॉज अ फेयर पर्सन. फेयर पर्सन कौन होता है? तुम्हारे दोस्त के साथ लड़ाई हो जाए और तुम मुझे पहले आके बोल दो कि मैम फलाने ने मुझे मारा है, तो मैं जाके उसको पीट दूं? विल दैट बी फेयर? व्हाट इज बीइंग फेयर? दूसरे की भी मैं बात सुनूं और फिर डिसाइड करूं कि कहाँ पे किसकी गलती है. यस, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में सिर्फ पीजेंट्स की कहानी सुनी. उनको ब्रिटिश की कहानी पता थी? नो. हम अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने दुखड़े रोते हैं, सामने वाले की प्रॉब्लम समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पाते. गांधी जी को था कि ये जो कह रहे हैं वो सच तो है, बट इसके पीछे कारण क्या है? हो सकता है ब्रिटिश के पास कोई ऑथेंटिक रीज़न हो, तो मैं कोई डिसीजन लूँ इससे पहले मुझे ब्रिटिश की भी कहानी सुननी चाहिए. तो फिर वो गए, ही वेंट टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन एंड चंपारण में ये एसोसिएशन था. और वहाँ पे लैंडलॉर्ड एसोसिएशन की जो सेक्रेटरी ने बोला गांधी जी को कि तुम आउटसाइडर हो और हम तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते. तो गांधी जी ने जवाब दिया कि इंडिया में रहते हुए आई एम नॉट एन आउटसाइडर. बट वो उसके साथ लड़े नहीं. इट वॉज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स किसी के साथ लड़ाई करना. उसके बाद वो तिरहुत डिवीज़न गए और वहाँ पे कमिश्नर से बात करी, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर इन द तिरहुत डिवीज़न. उनसे जाके उन्होंने बात करने की कोशिश की कि आपने ऐसा क्यों किया, व्हाट इज़ द रीज़न. तो कमिश्नर ने उनको बुली किया, BULLY. बुली वर्ड कौन से चैप्टर में आया था? डीप वाटर में, जब वो बच्चे ने उसको बुली करने के लिए पानी में फेंका था. उसने उनको बुली करने की कोशिश की और बोला कि यहाँ से चले जाओ, लीव चंपारण. तो गांधी जी चंपारण छोड़ के मोतीहारी, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ चंपारण, वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे सारी छानबीन करनी शुरू करी. अब उन दिनों में उनको सुनने में आया कि मोतीहारी के पास कोई विलेज है जिसमें किसी पीजेंट की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है. तो गांधी जी एलिफेंट के ऊपर बैठ के उस पीजेंट की प्रॉब्लम के बारे में जानने के लिए चले गए. यहाँ पे एलिफेंट क्यों मेंशन किया है? एलिफेंट वॉक्स एट अ वेरी सेडेट पेस. जो घोड़ा होता है वो बहुत तेज़ जाता है, बट जो एलिफेंट होता है वो बहुत धीरे धीरे जाता है. उस टाइम पे कार्स वगैरह नहीं थी कि कार में बैठो और चले जाओ, राइट? बहुत पिछड़े हुए इलाके थे और वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए ये ऑर्थोडॉक्स मीन्स ही यूज़ होते थे. अब जब गांधी जी उस विलेज में जा रहे थे तो एक पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनको इंटरसेप्ट किया. इंटरसेप्ट का मतलब होता है उनको रास्ते में मिले, उनको आगे जाने से रोका और उनको बोला कि आपको शहर वापस लौटना है. शहर लौटने पर गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस मिला टू लीव चंपारण. गांधी जी ने उस नोटिस में क्या लिखा? आई विल नॉट लीव चंपारण. ठीक है. ये टाइम पे कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ? द सिविल डिसोबीडियंस और द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड. अब जब ये मूवमेंट गांधी जी ने उनको लिख के भेज दिया कि मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा, तो ब्रिटिश इस बात को आसानी से जाने देते? गांधी जी को 100% क्या यकीन था कि नाइट फॉल तक क्या हो जाएगा? मुझे कोर्ट से ऑर्डर्स आ जाएंगे दैट आई विल आइदर बी अरेस्टेड और आई विल हैव टू अपीयर इन कोर्ट. अब ये जो टाइम पीरियड था ऑर्डर मिलने में और कोर्ट के समन्स आने में, गांधी जी ने 3 काम किए. प्री प्लानिंग वर्किंग प्रिंसिपल में ऐड ऑन होएगा कि वो पहले से प्लान करके चलते थे. कोई भी आउट ऑफ द स्पर मूवमेंट नहीं होता था. प्लीज स्टॉप इट नितिन एंड सूर्यांश. नितिन ठीक से बैठो, ठीक से बैठो राजे. सूर्यांश सिट स्ट्रेट.
गांधी जी प्री प्लान करके काम करते थे। कभी भी उन्होंने बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं किया है। वो प्रिपेयर्ड होते थे कि अब ये होगा तो उसके उस टाइम पे मैं ये मतलब इसकी तैयारी करके रखूं। उन्होंने 3 चीज़ें करी। पहली क्या करी? यस, पटना से उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राम भेजा और बोला कि आपके जितने भी इन्फ्लुएंशियल लॉयर्स और फ्रेंड्स हैं उन सबको लेके मोतीहारी आ जाओ। ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या किया? आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेजी कि अगर मैं एब्सेंट हो गया, अगर मेरे को इम्प्रिजन कर दिया गया तो मेरी एब्सेंस में आश्रम के ये काम हैं जो आपने ख़त्म करने हैं। वो अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधूरा नहीं छोड़ते थे। नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल 3 मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये नेक्स्ट वर्किंग प्रिंसिपल है। ही वर्कड विथ प्री प्लानिंग, ही वर्कड रिस्पॉन्सिबली। फर्स्ट 3 कौन से थे? टू मेक इंडियन सेल्फ रिलायंट, फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश एंड यूनाइटेड। फोर्थ, ही प्री प्लान्ड ऑल हिज वर्क। फिफ्थ, ही वर्कड रिस्पॉन्सिबली। अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अधूरा नहीं छोड़ते थे, राइट। और थर्ड काम उन्होंने किया, जो ब्रिटिश वाइसरॉय है उसको सारी कहानी, सारी रिपोर्ट लिखकर भेज दी कि यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई, ये कुछ हुआ और मुझे पता है कि मेरे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये सब हुआ है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट डे वो कोर्ट गए। एज पर द समन्स वो कोर्ट चले गए। कोर्ट में देयर वाज अ वेरी एस्टॉनिशिंग साइट। एस्टॉनिशिंग मतलब बड़ी अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। अद्भुत नज़ारा क्यों था? फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी के सपोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर हुए थे। कौन से पोएम में ये एग्जॉटिक, ये स्ट्रेंज मोमेंट आया था? कीपिंग क्वाइट में। वो पल जिसमें हम सब खामोश होंगे, दैट विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, राइट। उसी तरह से ये सबसे एस्टॉनिशिंग अद्भुत साइट था। फर्स्ट टाइम इट हैड हैपेंड कि इंडियन की सपोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस हैड गैदर्ड। थाउजेंड्स है बेटे, जस्ट थाउजेंड्स इज ओके, ठीक है। 10,000 हो या जितना मर्जी हो, ये डिटेल्स तो आपको नोट्स वगैरह में पहले में मिल जाएंगे। राइट नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जस्ट अंडरस्टैंड द मेन पॉइंट्स। सारे पीजेंट्स का कोर्ट के बाहर इकट्ठा होना वॉज द स्टार्ट ऑफ विच मूवमेंट? इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ब्रिटिश के पास हथियार थे, बट नंबर ऑफ मैन जो उनके अंडर काम कर रहे थे वो बहुत थोड़े थे। कुड दे कंट्रोल द थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स? नो। तो ब्रिटिश का डरना ज़रूरी था। यस, इट वॉज फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? इंडियन पीजेंट्स का वहाँ इकट्ठे होना वॉज फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। It was also the start of unity between the peasant and the peasant. Peasant अपने peasant भाई के लिए सामने आया था, तो ये unity of the peasant with the peasant है, right? British ये Indian peasants को, ये mob of Indian peasants, mob होता है झुंड। जब लड़ाई करने के लिए कोई झुंड आया होता है तब उस crowd को mob बोला जाता है, right? They could not control this mob. वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। उनको किसकी मदद लेनी पड़ी? गांधी जी। गांधी जी ने मॉब को शांत किया और वो कोर्ट के अंदर चले गए, राइट। कोर्ट में जाके गांधी जी ने क्या अद्भुत काम किया? उन्होंने जाते ही बोल दिया मैं गिल्टी हूँ, मैंने तुम्हारा रूल तोड़ा है ना। मैं रूल तोड़ना नहीं चाहता था, बट मेरे पास 2 चॉइसेस थे। या तो मैं एक रूल तोड़ के अपने इंडियन भाइयों का साथ दूं, या मैं रूल ना तोड़ के आपका मतलब आई शुड नॉट बी अ लॉ ब्रेकर, फॉलो योर रूल, बट उसमें मुझे अपने इंडियन भाइयों के साथ गद्दारी करनी पड़ेगी।
मैं कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू बी कॉल्ड अ लॉ ब्रेकर और टू सपोर्ट माई इंडियन ब्रदर्स। तो मैंने अपने आप को ब्रेकर ऑफ रूल्स कहलवाना पसंद किया रादर दैन अ बिट्रेयर ऑफ माई ब्रदर। मैंने अपने इंडियन भाइयों को चूज़ किया और आपका रूल तोड़ना प्रेफर किया। मैंने रूल तोड़ा है, मैं गलत हूँ तो आप मुझे पनिशमेंट दो। ये अद्भुत बात थी कि कोई खुद से बोल रहा है कि मैंने गलत काम किया, मुझे पनिशमेंट दो, राइट? अब कोर्ट फंस गई, लॉयर्स फंस गए। अगर अब वो गांधी जी को पनिश कर देते हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं प्रूफ करने के लिए, अब वो गांधी जी को पनिश करते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पीजेंट्स उनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, राइट? तो उन्होंने सोचा कि इसका हल निकालते हैं। उन्होंने बोला गांधी जी को कि आप बेल दो, बेल फर्निश करो 2 घंटे के लिए और 2 घंटे बाद हम ये कोर्ट रिज्यूम करेंगे। गांधी जी ने बोला मैं बेल क्यों दूँ, मैं आपको पैसे क्यों पकड़ाऊँ? वाई डू यू वॉन्ट बेल, वाई डू यू वॉन्ट टू हैव अ रिसेस? मैंने बोला मैं गिल्टी हूँ, आप मुझे पनिश करो। अब पनिश वो कर नहीं सकते थे, ना ही वो मान सकते थे कि वो कमज़ोर है। तो उन्होंने बिना पैसे लिए, बिना बेल दिए गांधी जी को 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे बाद जब गांधी जी दोबारा आए तो उनके पास कोई सल्यूशन नहीं था। उन्होंने बोला कि जो भी फैसला होगा आपको थोड़े दिनों बाद बता दिया जाएगा, तब तक आप फ्री हो। तो गांधी जी चले गए। अब बच्चे इस पॉइंट पे समझते हैं कि जीत हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। क्या एक्चुअल में कहानी ख़त्म हुई है? नो, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, राइट? बाहर जाके गांधी जी ने फटाफट सारे सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, ज़ोर शोर से लोगों से बातचीत करनी शुरू की। बट कुछ दिनों बाद के कोर्ट से एक लेटर आई कि उनके अगेंस्ट जो केस चल रहा था दैट हैज़ बीन ड्रॉप्ड। जब ये केस मतलब जब ये लेटर आई तो इट वाज द विक्ट्री ऑफ विच मूवमेंट? No, it was not Satyagrah movement. Okay, it was the victory of the civil disobedience movement. केस वो वाला ड्रॉप हुआ था ना। सत्याग्रह मूवमेंट का भी आप किसी हद तक मान सकते हो कि विक्ट्री थी, बट एक्चुअल विक्ट्री थी, इट वाज द विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जीत हुई थी। सत्याग्रह मूवमेंट की जीत तो तब होगी जब ब्रिटिश को मानेंगे कि उन्होंने गलती करी थी। Yes, जब उनको 25% रिफंड दिया था, that would have been the actual victory of the सत्याग्रह मूवमेंट। समझ में आ गया? अब वाइसरॉय के पास केस चला गया था, कोर्ट ने गांधी जी के अगेंस्ट केस ड्रॉप कर दिया था। तो ऐसे में अब वाइसरॉय ने क्या बोला? ही सेड कि आई नीड टू पुट अप अ कमीशन, आई नीड टू सेट अ कमीशन जिसमें सारे प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा और इसका सल्यूशन ढूंढा जाएगा। अब इस कमीशन में कौन कौन थे? जल्दी बताओ। इस कमीशन में मेन मेंबर्स कौन थे? इंडियंस के ब्रिटिश? दे वर ऑल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड लैंडलॉर्ड्स। सिर्फ एक गांधी जी थे जो पीजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफिशियल एंड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे एंड देयर वाज ओनली वन इंडियन टू रिप्रेजेंट द पीजेंट्स। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग हैपेंड बिफोर दिस कमीशन। जब गांधी जी के अगेंस्ट केस मतलब सारे लॉयर्स इकट्ठे हुए थे, जब कोर्ट ने केस ड्रॉप नहीं किया था, तो गांधी जी ने लॉयर्स को पूछा कि जब मुझे अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा तो तुम क्या करोगे? दिस वॉज व्हेन द केस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, राइट? मैं भूल गई आपके साथ ये बात डिस्कस करना। तो लॉयर्स ने बोला कि हमने क्या करना है, हम तो आपको सपोर्ट करने आए थे। अगर आप अरेस्ट हो गए, कुश प्लीज स्टॉप टॉकिंग, आपको नहीं पढ़ना है, आप बाहर चले जाओ। बेटा इफ़ ही टॉक्स मैं आपको भी बाहर भेज दूंगी। लॉयर्स ने बोला हम आपको सपोर्ट करने आए थे, अगर आप खुद ही जेल चले जाओगे तो हमने क्या करना है? तो गांधी जी ने बोला आप मुझे सपोर्ट करने आए थे या आप पीजेंट्स के जस्टिस के लिए आए थे? व्हाट वाज द प्रॉब्लम?
Was it Gandhiji's right to be in Champaran, or was it the peasants getting justice? उनको अपना इंसाफ मिले, उनको अपना हक मिले. प्रॉब्लम क्या थी? पीजेंट्स को हक मिले या गांधी जी को चंपारण में रहने की इजाजत? तो उन्होंने बोला पीजेंट्स का क्या, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पीजेंट्स की प्रॉब्लम है, जो ये सारी प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई है, पीजेंट्स का क्या? तो फिर सारे लॉयर्स ने आपस में बातचीत करी. उन्होंने कहा गांधी जी का इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, ना तो इन्होंने पैसे लिए हैं लॉयर से, पीजेंट से, और ना ही ये इनके नेबर्स हैं, भाईचारा है. ये तो बिल्कुल इस जगह से अनजान है, तो भी ये अरेस्ट होने के लिए तैयार है. हमने तो पीजेंट से पैसे भी लिए हैं और ये हमारे नेबर्स भी हैं, हमने क्या किया इनके लिए? और तब लॉयर्स ने गांधी जी को बोला कि हम पीजेंट्स के लिए अरेस्ट होने को तैयार हैं. इस टाइम पे गांधी जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला. व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. क्या बैटल जीत लिया था? नो, पीजेंट्स को न्याय नहीं मिला था. तो भी गांधी जी ने ये स्टेटमेंट बोला. क्यों बोला? बिकॉज लॉयर्स और पीजेंट्स के बीच में यूनिटी आ गई थी. लॉयर्स पीजेंट्स को डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए थे. गांधी जी का सेकेंड एम, यूनिटी बिटवीन इंडियंस, वो अचीव हो गया था. एंड ही सेड जहाँ पे यूनिटी हो वहाँ पे कोई आपको हरा नहीं सकता है. एंड दैट इज़ वाई ही सेड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. उसके बाद कमीशन बिठाया गया जिसमें सिर्फ गांधी जी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे, बाकी सारे ब्रिटिश ऑफिशियल लैंडलॉर्ड्स एंड ऑफिशियल्स एंड लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के मेंबर्स थे. गांधी जी ने उनके सामने इतने सबूत, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, इतने ज़्यादा डेपोजिशंस का मतलब होता है बयान, DEPOSITIONS, डेपोजिशंस का मतलब होता है बयान, राइट. इतने सारे सबूत, इतने सारे बयान रखे कि ब्रिटिश को मानना पड़ा कि उन्होंने गलत किया है, राइट. अब जब आपकी गलती होती है तो आपको 100% भरपाई करनी पड़ेगी. ब्रिटिश लोगों ने क्या सोचा, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने क्या सोचा? गांधी जी जो है हमसे सारा का सारा पैसा वापस मांगेंगे. ठीक है, तो उन्होंने पूछा गांधी जी से व्हाट डू यू वांट. दे वर वेरी सरप्राइज टू हियर गांधी जी ओनली डिमांडेड 50%. क्वेश्चन इज व्हाई डिड गांधी जी ओनली आस्क फॉर 50%? नो, ये अब नहीं आएगा, वो 25% पे आएगा. नहीं बेटा, 50% उन्होंने इसलिए मांगे बिकॉज गांधी जी वॉज अ फेयर पर्सन. पूरी ज़मीन अगर इंडियन पीजेंट को मिल रही है तो कुछ तो ड्यू है ना ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को, कुछ पैसे तो देने बनते हैं. आप समझ रहे हो? अगर वो 15% ज़मीन की कीमत 1,000 रुपये है तो वो 1,000 रुपये तो ब्रिटिश को देना ज़रूरी है ना. आप पूरा तो नहीं बोल सकते कि पूरी लैंड हमारी है, उनको टैक्स के एवज़ में कुछ तो देना पड़ेगा. तो उन्होंने 50% मांगे कि आप हमें 50% रिटर्न करो. बट ब्रिटिश तो चालबाज थे, वो तो एक पैसा भी नहीं देना चाहते थे, वो तो पैसों के भूखे थे, है ना. तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो 25% देंगे. अब उन्होंने 25% क्यों बोला? उनको था कि 25% पे ये लोग गुस्से हो जाएंगे कि हम नहीं मानते, केस डेडलॉक में चला जाएगा. डेडलॉक मतलब इसका कोई हल नहीं निकलेगा, तो हमारे को पैसे रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे, कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, और जैसे लाइफ चल रही थी हमारी वैसे ही हमारी लाइफ चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. द केस विल फिटर आउट, वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा. तो वो बड़े हैरान हुए जब गांधी जी ने 25% पे मान गए. नाउ द क्वेश्चन कम्स, अब जो आप जवाब दे रहे हो, अब ये 25% पे आता है. वाई डिड गांधी जी एग्री टू एक्सेप्ट द 25% रिफंड? फर्स्ट, इट वुड ब्रेक द डेडलॉक. ये इंपॉर्टेंट रीज़न नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था ब्रिटिश का सर झुकाना.
ब्रिटिश को एहसास दिलाना कि वो गलत है, ब्रिटिश ये बात माने कि वो गलत है। जब तक ब्रिटिश का सर ना झुके, जब तक ब्रिटिश का ऑनर नहीं जाए, उनकी प्रेस्टीज नहीं जाए, तब तक गांधी जी को चैन नहीं आएगा। राइट? ब्रिटिश इतने एरोगेंट हो गए थे, वो मानने को ही नहीं तैयार थे कि हम कोई गलत काम कर सकते हैं। सो ब्रिटिश शुड एक्सेप्ट दैट दे आर रॉन्ग। द लॉस ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनी। तो उन्होंने 25% के लिए एक्सेप्ट किया। सेकेंड रीज़न था वो डेडलॉक तोड़ता, एक हल निकलता और प्रॉब्लम सॉल्व होने में वो होती, मतलब ये तो प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व। अब जब ये पार्ट जो आता है ना वो चैप्टर के लास्ट में आता है, बट लास्ट में फिर आपका लय नहीं बनता है, तो मैं अभी डिस्कस करती हूँ। जब ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो लॉयर्स ने गांधी जी को बोला कि ना देयर इज़ चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, ये एक ब्रिटिश इंग्लिश पैसिफिस्ट है। पैसिफिस्ट PACIFIST। पैसिफायर होता है जो बच्चे को चुप कराने के लिए यूज़ किया जाता है। पैसिफिस्ट होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, शांत करता है। चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। तो सारे लॉयर्स ने बोला कि वो आपके आर्डेंट फॉलोअर हैं, वो चार्ल्स गांधी जी का फॉलोअर था, वो हमारी मदद करने को तैयार है, तो हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। गांधी जी ने बोला मैं उसकी मदद नहीं लूँगा। क्वेश्चन है, गांधी जी ने चार्ल्स की मदद क्यों रिफ्यूज़ किया? क्योंकि वो ब्रिटिश था और वो ब्रिटिश था तो अच्छा है ना, ब्रिटिश से लड़ पाता। वो नहीं चाहता था कि वो हमको लड़ने के लिए भी बस ब्रिटिश चाहिए। यस, वेरी नाइस। उसने बोला कि अगर हम एक ब्रिटिश की मदद लेंगे ब्रिटिश से लड़ने के लिए, तो हम सेल्फ रिलायंट कैसे होंगे, हम कैसे सीखेंगे सेल्फ रिलायंट होना? राइट? हम जब तक खुद ब्रिटिश से लड़के जीतेंगे नहीं, तो हम सेल्फ रिलायंट होना सीखेंगे नहीं। सो दैट इज़ वाई ही रिफ्यूज द हेल्प ऑफ चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, कि हमें उसकी हेल्प नहीं लेनी है। गांधी जी ने लॉयर्स को बोला कि दिस इज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, दिस इज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। लॉयर्स को जब गांधी जी ने बोला कि दिस इज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, वीकनेस ऑफ योर हार्ट मतलब ये आपकी कमज़ोरी है। लॉयर्स ने भी मानी कि हाँ ये हमारी वीकनेस है, हम अपने आप पे आत्मनिर्भर नहीं है। सो दिस वॉज द थर्ड थीम। आपको याद है सेल्फ रिलायंस। गांधी जी वॉन्टेड टू मोल्ड अ न्यू इंडियन हु वॉज फ्री फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, हु वॉज यूनाइटेड एंड हु वॉज सेल्फ रिलायंट। तो अब ये थर्ड मोटिव, उनका थर्ड प्रिंसिपल पूरा हुआ। क्लियर? अब ब्रिटिश ने पैसे भी 25% रिफंड कर दिया। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हो गई। वो देखते नहीं थे। अभी फ़िलहाल के लिए जो शेयर क्रॉपिंग के लिए जिस मेन प्रॉब्लम के लिए गांधी जी आए थे, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने चंपारण फिर भी क्यों नहीं छोड़ा? वो फिर क्यों नहीं चले गए? जिसके लिए उन्होंने सोचा था कुछ दिन कुछ हफ्ते मुझे रहना पड़ेगा, उसके लिए ऑलमोस्ट उनको 1 साल तक चंपारण में रहना पड़ा। राइट? Yes. When he was in Champaran, he found that Champaran was socially and culturally backward. Socially and culturally का मतलब होता है कि वहाँ का जो रहन सहन था वो बहुत ख़राब था। राइट? उन्होंने फर्स्ट फाइंड आउट किया वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं था, वहाँ पे कोई डॉक्टर, कोई दवाइयाँ नहीं थी, वहाँ पे कोई सैनिटेशन, कोई हाइजीन नहीं था। तो एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया? He set up 6 primary schools in 6 different villages of Champaran. आश्रम से उन्होंने वॉलंटियर टीचर्स को बुलाया। राइट? उनका बेटा और उनकी वाइफ भी आश्रम से वहाँ पर आए। राइट? फिर उन्होंने 3 दवाइयाँ, सल्फर, क्विनाइन एंड कैस्टर ऑयल, 3 दवाइयों का अरेंज किया। ये 3 दवाइयाँ बेसिक दवाइयाँ थी रिलेटेड टू सैनिटेशन एंड हाइजीन।
बिकॉज इनमें सैनिटेशन और हाइजीन नहीं था तो इनको स्किन एलिमेंट्स थी, तो जिसके लिए सल्फर ऑइंटमेंट मंगवाया था। सैनिटेशन हाइजीन नहीं था तो मच्छर थे, मच्छर से मलेरिया होता था जिसके लिए उन्होंने क्विनाइन मंगवाया। सैनिटेशन और हाइजीन के कारण पेट खराब होना एक नॉर्मल बात है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, डाइजेशन के लिए कैस्टर ऑयल मंगाया। किसी को कोई भी एलिमेंट हो तो कैस्टर ऑयल तो दिया ही जाता था, एंड अकॉर्डिंगली स्किन एलिमेंट है कि मलेरिया है तो वो उसको क्विनाइन या फिर सल्फर ऑइंटमेंट भी देते थे। अब विमेन सैनिटेशन और हाइजीन के लिए कस्तूरबा ने विमेन को बात करके समझाने की कोशिश करी। दिस इज वेयर वी कम टू द टू अनटच्ड प्रॉब्लम्स, टू अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वाज अनटचेबिलिटी, है ना, जो राजेंद्र प्रसाद के घर में हुई थी। सेकेंड प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हुई है दैट इज पावर्टी। जब कस्तूरबा उनको कह रही थी कि आपको हर रोज़ कपड़े धोकर पहनने चाहिए, प्रॉपर नहाना चाहिए, साफ़ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए, तो एक लेडी कस्तूरबा को अपने हट में लेकर गई और बोला कि मेरा घर देखो, मैंने जो कपड़े पहने हैं बस यही मेरे पास है, अगर मैंने इनको धो दिया तो मैं पहनूंगी क्या। दिस शोड द एब्जेक्ट पावर्टी। एब्जेक्ट मतलब कंप्लीट पावर्टी। किस हद तक वो पुअर थे कि उनके पास दूसरा कोई सेट नहीं था कपड़े पहनने का। एक ही फटे पुराने गंदे कपड़े वो सालों साल पहन रहे थे। कैन यू इमेजिन वेयरिंग द सेम अनवॉश्ड क्लोथ्स फॉर मंथ्स ऑन एंड? कितना गंदी फीलिंग होगी वो, राइट? बट उनके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं था। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ वेयर यू नो उन्होंने और क्या किया। पहले ज़माने में वॉशरूम्स नहीं होते थे, फ्लश सिस्टम नहीं होता था। These people would go to the fields for the morning ablutions. Morning ablutions मतलब होता है for their yes, for the excretion of the waste material from the body, right? तो वो fields में जाते थे और आपको पता है, मतलब you are educated enough to realize कि जहाँ पे ये काम होगा वहाँ पे मच्छर मक्खियाँ आके कितनी बीमारियाँ फैलाएंगी, टाइफाइड, कॉलेरा, बहुत कुछ फैल जाता था। तो गांधी जी ने जो वहाँ पे पुराने फील्ड से उनको ख़त्म करवाया, न्यू ट्रेंचेस, न्यू खड्डे डिग करवाए जो वाटर पॉइंट से दूर हों, जो वेल से दूर हों, ताकि कि वो जो गंदा पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर में ना सीप इन होकर आ जाए। सो दोज वर द थिंग्स दैट गांधी जी डिड। एंड देन ऑब्वियसली लास्ट में आता है द चार्ल्स फियर एंड्रयूज का एपिसोड। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हिज पॉलिटिक्स, पेज नंबर 54 पे है, सेकेंड पैराग्राफ में, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स को डिफाइन करती है। उनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या थे कि डे टू डे प्रॉब्लम्स पॉलिटिक्स के साथ जुड़ के वो हर चीज़ को सॉल्व करते थे, राइट? उनका काम था, इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट। चंपारण, ये जो सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 54 पे दिया गया है ना, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये पैराग्राफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा रीड आउट कर रही हूँ। चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है लड़ने के लिए ये शुरू नहीं हुआ था, ये एक हक की लड़ाई थी, लड़ने की लड़ाई नहीं थी, ये एक हक की लड़ाई थी। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. ये क्यों जागृत हुई थी? To alleviate, alleviate मतलब ख़त्म करना बहुत सारे peasants की प्रॉब्लम को। This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. Working principle इसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते थे, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस मतलब वो प्रिंसिपल से लॉयल नहीं थे, वो इंसानों से लॉयल थे। उनका प्रिंसिपल था ना, नॉट टू बी अ लॉ ब्रेकर, नॉट टू बी वायलेंट। तो वो बोलते हैं कि उनकी लॉयल्टी अपने
एब्स्ट्रैक्शंस, अपने प्रिंसिपल्स के साथ नहीं थी, बट ह्यूमन बींग्स के साथ उनकी लॉयल्टी थी, अपने इंडियन ब्रदर्स के साथ लॉयल्टी थी. इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स. हमारे प्रिंसिपल्स जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्शन है. समय के साथ हमारे प्रिंसिपल्स बदल जाते हैं. जो चीज़ हमें छोटे होते हुए प्रॉब्लम नहीं लगती, वो बड़े होके हमें समझ में आता है कितनी गलत थे. अभी आप लोग इनडिसिप्लिन्ड हो, आप लोग थक गए हो, तो आप लोगों में अब आप लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो, तंग कर रहे हो, आप लोगों का कंसंट्रेशन लेवल कम है. जब 15-20 साल बाद गुजर जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ये कितना गलत है. राइट? आपकी सोच बदलेगी. तो गांधी जी के भी प्रिंसिपल्स, उनकी सोच थी कि वन शुड नॉट बी वायलेंट, वन शुड नॉट ब्रेक रूल्स. बट वो बोलते हैं वो उसके साथ चिपके हुए नहीं थे, वो अपनी सोच के साथ चिपके हुए नहीं थे. उनकी लॉयल्टी इंसानों के साथ थी. इंसानों के लिए जो सही है वो करते थे. अपनी सोच के लिए वो लॉयल, इतने ज़्यादा लॉयल नहीं थे. सो विद दिस वी एंड द चैप्टर. लास्ट लाइन भी मार्क कर लो. इस चैप्टर की लास्ट लाइन मार्क कर लो. सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये जो चंपारण इंडिगो की जंग है, ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं. सेल्फ रिलायंट इंडियन बनाना, इंडियन इंडिपेंडेंस, यूनिटी, सत्याग्रह मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर्स, पीजेंट्स की मदद करना, ये सब आपस में जुड़ के एक ही प्रॉब्लम थी. ये अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं थी. यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि वाई इज चंपारण कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ. चंपारण को गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट क्यों कहा गया है? तो वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने ये डिक्लेयर किया था इस पॉइंट पे कि मेरे देश में रहते हुए कोई मेरे ऊपर ऑर्डर नहीं कर सकता, मैं अपने देश में आउटसाइडर नहीं हूँ. चंपारण में आने के बाद उनकी इच्छा हुई थी, ही गॉट द डिज़ायर कि ब्रिटिश इंडिया छोड़ के चले जाएं. एंड दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर गांधी जी. सो दैट इज़ वाई चंपारण को कहा जाता है कि ये गांधी जी का जीवन का टर्निंग पॉइंट था. एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications. Thank you.